डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम माइकल डीन है और मैं न्यूयॉर्क का रहने वाला हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ज़ूओलॉजिस्ट हूँ। ज़ूओलॉजिस्ट जिनका काम होता है नए नए जानवरों को ढूंढना और जानवरों पर नए नए प्रयोग करना, उनकी अलग अलग नस्लों की जानकारी रखना और इतिहास में उन्होंने कैसे विकास किया है ऐसी हर जानकारी को पाना। हमारा काम ही होता है देश और दुनिया के उन जंगलों में जाना जहां पर आम तौर पर इंसान नहीं रहते, वहां जाकर जानवरों की नई नई प्रजातियों को ढूंढना। मुझे ये काम करते हुए 10 साल हो चुके हैं और मैं देश और दुनिया के कई इलाकों में घूम चुका हूँ, कई जानवरों की प्रजातियां ढूंढ चुका हूँ और अब भी मेरा मानना है मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा कच्चा हूँ। हमारी दुनिया भरी पड़ी है रहस्यों से। इसमें ऐसे ऐसे जानवर निवास करते हैं जिन्हें अब तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। ऐसे इलाके जहां पर ना तो इंसान जिंदा रह सकते हैं ना ही जानवर जिंदा रह सकते हैं, ऐसी जगहों पर भी कई अजीब से जीव देखे गए हैं। कभी तो उन्हें ढूंढा जा पाता है और कभी कभी नज़रों के सामने से वो ओझल हो जाते हैं और दोबारा हमें वो मिलते ही नहीं। मैं हमेशा से सोचा करता हूँ आखिर रॉजर ये सब कैसे कर लेते हैं। रॉजर, जिन्हें मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, मुझसे वो 10 साल बड़े हैं और वो ज़्यादा जानवरों को ढूंढ चुके हैं। जानवरों की ऐसी ऐसी प्रजातियों को ढूंढ चुके हैं जिसके बारे में अब भी रिसर्च चल रही है। न्यूयॉर्क में उनका बहुत नाम चलता है और हर कोई उनके गुणगान करता है। कभी तो मैं ये सोचा करता था आखिर कैसे वो ऐसे जानवरों पर खोज कर पाते हैं। ये सवालों का जवाब मुझे 5 साल पहले मिला था जब मैं उनके साथ एक ऐसे ही जंगल में गया हुआ था। हम 2 ही लोग थे और उस जंगल में रात को भटक रहे थे। हमने कई जानवर देखे जो बेहद खतरनाक थे। हमने शेर तक देखा था लेकिन वो हमारे काम का नहीं था। हम तो यहाँ पर एक ऐसे जानवर को ढूंढने आए थे जो उड़ भी सकता है और अपने पंखों को शरीर में छिपा भी लेता है। कई लोगों ने उस जानवर को यहाँ देखने की बात की थी और हम उसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उस दिन मैं जान पाया था आखिर रॉजर कैसे जानवरों को ढूंढ पाते हैं। वहाँ हमने एक पेड़ के ऊपर फट्टों से घर बनाया हुआ था और वहीं पर पिछले 3 दिनों से हम ऊपर लटके हुए थे। हम इंतज़ार कर रहे थे उस जानवर को देखने का। नीचे से कई खतरनाक जानवर निकलते जा रहे थे जो पेड़ों पर नहीं चढ़ पाते थे। हमारे पास कई घातक हथियार थे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए और जैसे ही उस अंधेरे में हमें एक ऐसा जानवर दिखा जो विशाल था, तभी मैंने देखा रॉजर ने ऊपर से ही छलांग लगा दी थी। हम ज़ूओलॉजिस्ट हैं। हम आम तौर पर जानवरों पर प्रयोग लैब में करते हैं। जंगलों में जाकर भी हम बाकियों से पीछे ही रहते हैं क्योंकि हम इस तरह से निडर नहीं होते। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे शरीर इतने गठीले नहीं होते। रॉजर को उस दिन मैंने उस पेड़ से छलांग लगाकर उस जानवर के पीछे भागते हुए देखा और मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ नीचे वो क्यों उतरे हैं। अगर किसी और जानवर ने पकड़ लिया तो कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन उनके हाथ में एक लोहे की छड़ थी और वो एक बैग जो पीठ पर टांगे हुए आगे की तरफ भागे जा रहे थे। वो जानवर को पहचान नहीं पाए थे लेकिन वो लग ऐसा ही रहा था। वहाँ पर रोशनी बिल्कुल नहीं थी और हमने कई जगह पर ऊपर बल्ब लगाए हुए थे जिसकी रोशनी ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच रही थी। उसी रोशनी में हमें लगा था ये कुछ अजीब सा जानवर है जिसकी टांगें थोड़ी लंबी हैं। ये ना तो कोई हिरण लग रहा था और ना ही कोई भैंसा लग रहा था। इन्हीं की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये कुछ अलग था, इसीलिए रॉजर ने वहाँ छलांग लगा दी थी और उसके पीछे भाग निकला था। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी नीचे उतरने की और मैं ऊपर ही रहा था।
उसके आधे घंटे बाद रॉजर को मैंने देखा। वो वापिस आ रहे थे, एक जानवर को घसीट कर ला रहे थे। वो जानवर मरा हुआ था और वो हिरण की एक अलग सी प्रजाति थी। उनका चेहरा निराश था और वो मेरे पास आकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। तुम आए नहीं? तुम अगर मदद करते तो मैं उसे पकड़ पाता, लेकिन यही हाथ लगा है तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। मुझे शक था कि ये वही जानवर है, लेकिन अब हम दोबारा इस जगह पर उसे पकड़ नहीं सकते। हर किसी ने यहीं पर उसे देखा था, लेकिन जानवरों की जो याददाश्त होती है बहुत तेज़ होती है। उन्हें जब शक हो जाए किसी जगह उनका शिकार किया जाना है तो वो वहाँ पर आते ही नहीं। मैंने इस हिरण को पकड़ा है और मुझे लगता है ये प्रजाति हमने पहले कभी नहीं देखी है। मैंने इसे बेहोश किया है और अब हमें इसे यहाँ से बाहर निकालना होगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी काम नहीं करूँगा। इतने डरपोक हो, नीचे उतर सकते थे। हम इसी तरह नए जानवरों को ढूंढते हैं, अगर डरे डरे ऊपर पेड़ पर छिपे रहें तो कैसे ढूंढ पाएंगे? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। ये आखिरी बार था जब मैं रॉजर के साथ वहाँ पर गया था। पहला और आखिरी मौका ही हम दोनों का एक साथ बना था और उसके बाद मैं दोबारा न्यूयॉर्क आ गया और वो मुझसे कभी बात नहीं करते। वो अपने अलग प्रोजेक्ट पर निकल जाते और मुझे प्रोजेक्ट थोड़ा कम मिलते। ये शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था। मैं महसूस कर पाया था क्यों मैं जंगलों में जाकर भी खाली हाथ वापस आ जाता हूँ और रॉजर हर बार कुछ नया ढूंढ कर ही आते हैं। उनकी इतनी तारीफ क्यों की जाती है और मुझसे हर कोई दूर क्यों भागता है, मैं जान गया था। उसके बाद मन को ऐसा झटका लगा था कि मैं अपनी जान की परवाह करना छोड़ गया था। मैं अब ज़मीन पर ही घर बनाता, जंगल के बिल्कुल बीचों बीच कंटीली तारों का एक छोटा सा घर बनाकर अंदर से ही जानवरों पर नज़र रखता और कभी कभी खिड़की के सहारे बाहर तक निकल जाता। मैं खूंखार जानवरों के बीच भी कभी कभी रह चुका हूँ। मुझे मौत का डर जैसे खत्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यही नई जिंदगी की शुरुआत है। मेरी इज्जत धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। हर कोई अब मेरी भी तारीफ करने लगा था कि मैं कितना निडर हूँ कि इस तरह से जानवरों के बीच निकल जाता हूँ। लेकिन मुझे अपनी इज्जत बनानी थी रॉजर की नज़रों में, वो मैं बना नहीं पा रहा था। और 6 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने हम सबको हिलाकर रख दिया था। रॉजर नॉर्थ डकोटा के जंगलों में गए थे किसी जानवर को ढूंढने के लिए। उन्हें किसी ने फ़ोन करके बताया था और 6 महीने बाद भी वो वहाँ से वापस कभी नहीं आए। किसी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। पुलिस में कंप्लेंट की गई और इस फाइल को इसी तरह से दबा दिया गया। मैं तो जैसे अकेला सा छूट गया था। जिस आदमी को मैं साबित करना चाहता था वो जंगलों में कहीं खो गया है। लोगों का मानना है किसी जानवर ने उन्हें खा लिया है। मैं ये मानने को तैयार नहीं था। ऐसा तेज दिमाग इंसान कोई उसे कैसे मार सकता है? या तो जानवर ही कोई ऐसा होगा जिसे रॉजर समझ नहीं पा रहे थे। मुझे वहां पर जाना चाहिए, मुझे इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। ये ख्याल मेरे मन में अंदर तक जा चुका था। ज़ूओलॉजिस्ट होने के बावजूद भी मैं एक डिटेक्टिव की तरह उनकी जानकारी पाने के लिए दर दर भटक रहा था। कुछ ही दिनों में इधर उधर भटकने के बाद सारी जानकारी मैंने पा ली थी। वो नॉर्थ डकोटा गए थे, वहाँ किसी जानवर को ढूंढने के लिए गए थे। वो किन किन शहरों में जा सकते हैं उसकी जानकारी मैंने पा ली थी। परिवार वाले जितने भी थे उनसे क्या क्या बात हुई उसके बारे में मैं जान चुका था और अब मैं खुद नॉर्थ डकोटा जाने वाला था। लेकिन यहाँ पहुँचकर मुझे एक सबसे अजीब चीज़ लगी कि यहाँ पर इतना बड़ा ज़ूओलॉजिस्ट आ चुका था और किसी को उसके बारे में पता तक नहीं था। नॉर्थ डकोटा को कोई बड़ी डेवलप स्टेट नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर ज़्यादा बड़े शहर नहीं हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे शहर मौजूद हैं और इतना बड़ा ज़ूओलॉजिस्ट यहाँ पर आ गया और कोई उसे जान तक नहीं पाया। मैं रॉजर्स को जानता था। वो अपने बारे में शेखी भगारना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। चुपचाप काम करते और वहाँ से निकल लेते। लेकिन फिर भी वहाँ पर उन्हें आई कार्ड तो दिखाना पड़ता और उसे पढ़ने के बाद हर कोई उनके बारे में जानना तो चाहता, लेकिन कोई नहीं जानता था यहाँ पर और मैं पूछ पूछ कर थक गया था। 3 बड़े शहरों में घूमने के बावजूद भी मैं जान नहीं पाया था कि वो रुके कहाँ पर थे, कहाँ गए थे। और अंत में मैं पहुँचा फार्गो सिटी।
फार्गो सिटी में कुछ और लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला वो यहीं पर रह रहे थे। मैं उस होटल में पहुंचा तो मुझे यहाँ और भी अच्छी जानकारी मिली। वो यहाँ पर 15 दिन तक रहे थे और आसपास पूछताछ किए जा रहे थे। मैं सही जगह पहुंच ही गया था। यहीं से उन्होंने पूछा होगा कि कहाँ पर एक जानवर को ढूंढने की बात की जा रही है। और यहाँ कुछ बड़े प्रोफेसर से बात करने के बाद एक कहानी मेरी आंखों के सामने आ गई। कासो गांव, इसी नॉर्थ डकोटा के जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ ये छोटा सा गांव मशहूर है अजीब जानवर देखे जाने के लिए। यहाँ पर एक ऐसा जानवर है जो बारिश के समय में यहाँ दहशत फैला देता है और उसके बाद कहीं गायब सा हो जाता है। यहाँ पर उनकी कहानियाँ सुनाई जाती हैं और रॉजर्स भी वहीं पर गए होंगे। ऐसा मौका वो कैसे छोड़ सकते हैं? आखिर बड़ा अजीब सा जानवर जिसकी बनावट कुछ अलग है, उसका दिमाग बेहद तेज है। वहाँ जाल बिछाए जाते हैं लेकिन उसे पकड़ा नहीं जाता। ऐसे जानवर का पीछा रॉजर्स ही कर सकते हैं और मन को खुशी हुई थी। मैं निकल पड़ा था कासो के लिए, लेकिन सबने बताया था कासो तक पहुंचना इतना आसान नहीं। नॉर्थ डकोटा में बड़े बड़े पहाड़ हैं। यहाँ जंगल भी इतने घने हैं कि लोग वहाँ पर नहीं रहते। कुछ गांव जो बसे हुए हैं वो बाकी शहरों से बिल्कुल कटे हुए हैं। वहाँ के लोगों को ये तक पता नहीं होता बाहर दुनिया में क्या चल रहा है। और मैं ऐसे ही एक गांव की तरफ बढ़ रहा था। मुझे ये तक नहीं पता था वहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या वो मुझे उस गांव में अंदर आने देंगे या नहीं। रॉजर्स के साथ क्या वहीं पर कोई घटना घटी है या वो अब भी वहाँ पर मौजूद हैं। हर जानकारी मुझे कासो गांव में जाकर ही मिलने वाली थी। उन पहाड़ों को पार करते हुए, उन घने जंगलों को पार करते हुए मैं और भी अंदर तक जा रहा था। सड़क निर्माण यहाँ पर बहुत अच्छा था, बिल्कुल साफ सुथरी सड़कें। और मैं जंगल में जाना वैसे पसंद नहीं करता क्योंकि टूटी हुई सड़कें होती हैं। यहाँ पर तो बड़ी आसानी से मैं और अंदर तक जा रहा था। एक जगह पर एक पगडंडी सी शुरू हो गई थी और सड़क कहीं और तरफ जा रही थी। वहाँ एक बड़े से फट्टे पर कासो गांव की जानकारी दी गई थी जो यहाँ से 40 मील की दूरी पर था। इस पगडंडी के सहारे मुझे 40 मील की दूरी पार करनी थी और मैं जंगल के और अंदर जाने वाला था। 40 मील की दूरी में मुझे एक घर तक नजर नहीं आया और जब मैं उस गांव तक पहुंचा तो वहाँ काफ़ी घर थे, लेकिन जंगल के बिल्कुल बीचों बीच बांस में बने हुए वो बड़े बड़े खेत भी देखने लायक थे। बड़ी ज़मीन पर यहाँ पर खेती की जाती है, बड़ी संख्या में फसल निकाली जाती है, लेकिन उस फसल को शहर तक नहीं पहुँचाया जाता। गांव में ही लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मुझे किसी से बात करनी थी और रॉजर्स के बारे में जानना था। मैं सबसे पहले उस खेत में काम कर रहे उस आदमी के पास गया। मैंने उससे कुछ सवाल किए और मुझे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसका कहना था कि शहर से बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं और अब उनकी संख्या थोड़ा बढ़ना शुरू हो गई है। वो यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आने लगे हैं और मैं उनमें से दूसरा हूँ। ये शब्द सुनकर मुझे एक पल के लिए लगा था वो किसकी बात कर रहा है। मैंने कहा, रॉजर्स भी यहीं पर आए थे ना? तो उस नाम को सुनकर वो खुश सा हो गया और कहने लगा, हाँ बिल्कुल यहाँ पर आए थे, लेकिन शायद वो चले गए हैं। यहाँ पर दोबारा आए ही नहीं और अपना सामान तो यहीं पर छोड़कर चले गए। अब एक बात तो पक्की हो गई थी कि रॉजर्स यहीं पर आए थे। मैं उससे कई सवाल पूछता गया और मुझे रॉजर्स की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती गई। मैंने पूछा था कि क्या वो जूलॉजिस्ट रॉजर्स ही थे, लेकिन जूलॉजिस्ट का मतलब उसे नहीं पता था और उसने कहा वो जानवरों को ढूंढते थे और यहाँ पर किसी जानवर को ढूंढते हुए आए थे और यहाँ रात को घूमा करते थे। यही काम था उनका। पता नहीं क्या काम करते थे। शायद इस तरह जानवरों को ढूंढने में भी शहर में पैसे मिलते होंगे। एक पल के लिए मेरी हंसी निकल गई थी, लेकिन उसके बाद अगले सवालों का जवाब वो नहीं दे रहा था। शायद उसके पास जवाब था ही नहीं। उसने मुझे गांव के अंदर की तरफ इशारा कर दिया। मैं बिल्कुल सामने गांव के अंदर की तरफ चलने लगा। वहां पर मुझे कई औरतें नजर आईं जो अपने सर पर टोकरी रखे हुए उसमें फसल को घरों के अंदर ले जा रही थी। वहां पर घर बहुत ही सुंदर बने हुए थे। वहां पर कई कुएं थे। वहां पर पाइपलाइन भी पड़ी हुई थी जो कहां से आ रही थी मुझे नहीं पता था और ना ही मैं उसके बारे में जानना चाहता था। जंगल के बीच बना हुआ ऐसा वीरान सा गांव, फिर भी यहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल लग रहे थे।
फसल की कमी नहीं थी। यहाँ पर बड़े बड़े गोदाम बनाए गए थे जो फसल से भरे हुए थे। मैं जैसे जैसे गांव के अंदर जाता गया मुझे यहाँ पर बहुत सारे घर दिखे। ये घरों की संख्या सैकड़ों में थी। इतना बड़ा गांव यहाँ नॉर्थ डकोटा में मौजूद है और सरकारें इसके बारे में कम ही बताती हैं। बड़े सुंदर सी सड़कें बनाई गई थीं और आसपास के पहाड़ देखकर मन मंत्रमुग्ध हो जाता। यहाँ गांव के अंदर ऐसी सफाई थी और लोगों का व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं अंदर तक पहुंचकर उनसे सवाल करने लगा और ये बड़ा सा ईंटों का बना हुआ गेट था जिसके नीचे कुर्सियां लगाई गई थी और ये सारी कुर्सियां खाली थी। हो सकता है यहाँ पर गांव के लोग बैठकर बातें करते होंगे और आसपास लगे वो अजीब से पेड़ बेहद सुंदर थे। यहाँ पर सफाई ऐसी रखी गई थी कि एक पत्ता भी ज़मीन पर दिख नहीं रहा था। शायद हर रोज़ इसकी सफाई इसी तरह से की जाती होगी। और वहाँ एक बूढ़े बुजुर्ग से मैंने बात करना शुरू कर दी। सबसे पहले तो मैं इस गांव के बारे में जानना चाहता था कि ये गांव कब बना है। उसने इसका इतिहास बताना भी शुरू कर दिया कि ये सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ पर कभी स्पेन से खास लोग आए थे, कभी फ्रेंच लोग भी यहाँ पर रह चुके हैं। इसी तरह से आम मिला जुला ये गांव आगे बढ़ता गया, लेकिन फिर भी सरकार की नज़र यहाँ पर कम ही पड़ी। नॉर्थ डकोटा में सच में कम ही शहर मौजूद हैं और उन्हें भी बड़ा शहर नहीं कहा जा सकता। ये गांव तो काफ़ी छोटा है, लेकिन लोग खुशहाल लग रहे थे और उनसे बातें करते करते शहर का सारा इतिहास जान गया था। अब बात करनी थी रॉजर्स के बारे में। मैंने रॉजर्स के बारे में पूछना शुरू किया और वो खुद ही बताना शुरू हो गए। उन्होंने हर जानकारी दी कि रॉजर्स यहाँ पर 2 महीने तक रहे। वो किसी जानवर को ढूंढ रहे थे। हर रोज़ वो रिसर्च के लिए घर से बाहर निकलते और जंगलों के अंदर चले जाते। कभी कभी 4 से 5 दिनों तक वो जंगलों के अंदर ही रहते और हम घबराए घबराए उन्हें ढूंढने के लिए जंगल के अंदर तक चले जाते और वो किसी पेड़ पर लटके हुए मिलते। वहाँ पर फटनों का घर बनाया हुआ होता। इस बात को सुनकर मैं खुश हो गया था। बिल्कुल, हमारा काम ही कुछ ऐसा होता है। हम जंगल के अंदर रहना पसंद करते हैं, हम जानवरों को ढूंढते हैं और कभी कभी 5-7 दिन हमें एक पेड़ पर बंदी बनकर रहना पड़ जाता है, क्योंकि हमें इंतज़ार करना पड़ता है किसी खास जानवर के वहाँ पर आने का। फिर मैंने उनसे पूछा, तो आखिर रॉजर्स यहाँ से कहाँ गए थे? तो उन्होंने कहा, रॉजर्स जब यहाँ पर 2 महीने रह चुके थे उसके बाद जंगल के अंदर गए थे। वो दूसरे ही दिन भागते हाँफते हुए बाहर आ गए थे। इसके बाद वो रिसर्च करने लगे थे, शहर से किताबें लाने लगे थे। यहाँ घर के अंदर अब भी वो किताबें रखी हुई हैं। वो अब काफ़ी घबराए घबराए घूमा करते थे। पहले तो हम भी उन्हें बता चुके थे कि जंगल के अंदर इस तरह से जाना नहीं चाहिए और रात के वक्त उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हमने उन्हें क्रॉलर के बारे में भी बताया था। क्रॉलर जंगल के अंदर एक ऐसा जानवर है जो सुनहरी रंग का चमकता हुआ दिखता है और कभी कभी उसका शरीर थोड़ा बदल सा भी जाता है। कहते हैं कि उससे दूर ही रहना चाहिए। अगर उस पर रोशनी ना डाली जाए तो वो किसी को परेशान नहीं करता, हमारे पास से गुजर जाता है। लेकिन टॉर्च या आंख जलाकर उसका चेहरा देखने की कोशिश अगर कोई करता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता, वो उसे मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर तो सबका मानना है कि वो जानवर जंगल के अंदर मौजूद है और अगर गलती से कोई उसे तंग करता है तो वो उसका पीछा बहुत दूर तक करता है। भले ही आप इस देश को छोड़कर भी चले जाएं, वो आपके पीछे आता ही रहता है और बदला लेकर ही छोड़ता है। हम सब ने रॉजर्स को बताया था बस उस जानवर से दूर रहना, बाकी जंगल में जो करना है कर सकते हो। आप शिकार कर सकते हो, हम भी शिकार करते हैं, लेकिन उस जानवर के शिकार के बारे में मत सोचना। वो सुनहरी लगता है लेकिन कोई जानवर सोने का बना थोड़े ना हो सकता है। बस वो चमकता ऐसा है, देखने में ऐसा लगता है कि उसे अपना पालतू बना लेना चाहिए। लेकिन ऐसे खतरनाक जानवर को पालतू बनाने से भी मौत ही आती है और क्या आता है। उसके बाद मेरे सवालों की संख्या कम होने लगी थी क्योंकि उनके जवाब मुझे डराने लगे थे। मैंने कहा, रॉजर्स यहाँ से वापस कैसे चले गए? तो उन्होंने कहा, एक दिन उन्होंने बैग पैक करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था, आज मैं कुछ खास पता लगाने वाला हूँ, बहुत बड़ी चीज़ मेरे सामने आ चुकी है और उसके बारे में सारा ज्ञान पाने वाला हूँ। उन्होंने अपना सारा सामान पैक कर रखा था, बैग बना रखे थे और एक बैग को लेकर वो जंगल की तरफ बढ़ गए थे। उसके बाद वो जंगल से बाहर नहीं आए और हमारा मानना है शायद वो वहीं से शहर की तरफ निकल लिए होंगे। हमने पता करने की कोशिश की ही नहीं।
तो मैंने कहा यहाँ पर पुलिस वाले आकर उनके बारे में पूछ कर नहीं गए थे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने कहा तो है आपको, आप दूसरे आदमी हैं जो इस गांव में आए हैं शहर से, उनके सिवा कोई नहीं आया। उन्हें ढूंढने के लिए कोई क्यों आएगा, वो तो यहाँ से जा चुके हैं ना, शहर में ही गए हैं। तो मैंने बताया रॉजर्स को पिछले 6 महीने से किसी ने नहीं देखा है। जब से वो यहाँ पर आए हैं वो किसी को मिले ही नहीं, कहाँ पर चले गए कोई जानता तक नहीं। आखिर क्या हुआ होगा उनके साथ? मैंने ये शब्द पूछे थे और वहाँ पर शाम का वक्त था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और काफ़ी समय से ऐसा ही मौसम था, लेकिन बारिश की कुछ बूंदें गिरी थीं। उनके उड़े हुए चेहरे देखे थे मैंने। वो अपने घरों की तरफ भागना शुरू हो गए जैसे यहाँ पर आग लगी हो। हर कोई अपना सामान छोड़ घरों के अंदर दुबक पड़ा था। मैं सवाल किया जा रहा था लेकिन मुझे उंगली करके कहा जा रहा था घर के अंदर छिपो, आओ मेरे साथ ही आ जाओ, मेरे घर में ही रह लेना। वहाँ पर जैसे जैसे बारिश तेज होती गई उन्होंने खींच कर मुझे घर के अंदर जैसे दबा लिया था। वो कह रहे थे दरवाज़ा नहीं खोलना है। मैं एक घर के अंदर था उस बूढ़े आदमी के साथ और पलंग पर बैठे हम दोनों बातें किए जा रहे थे। उसने पर्दे भी लगा लिए थे और मुझसे कहने लगा था अब हमें बात करनी होगी, तुम्हें कुछ बताना होगा जो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को नहीं बताया जाता, क्योंकि तुम रॉजर्स के दोस्त हो, उसके बारे में बहुत कुछ जानती हो। हमारी भी उससे दोस्ती हो गई थी तो तुम्हें भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब उस आदमी ने मुझे पूरी सच्चाई बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि यहाँ पर एक प्राचीन शाप काम कर रहा है। जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो हमारी खिड़कियों पर अजीब अजीब चेहरे नज़र आते हैं। कोई प्रेत हैं जो सड़कों पर घूमते हैं, हमारे घरों के अंदर झांकते हैं और ये शाप कब से चला रहा है। ये चेहरे हमें बाहर की तरफ बुलाते हैं। कई लोग रात को बाहर जाते हैं और उन्हें बाहर वो नज़र नहीं आते, लेकिन कभी कभी वो हम पर हमला भी कर देते हैं। तब से ये किंवदंती चली है कि बारिश की बूंदें यहाँ पड़ना शुरू हो जाएं तो घर के बाहर नहीं निकलना है। कोई भी अब तक इससे मरा नहीं है, लेकिन चोट बहुत पहुँचाते हैं, इसलिए हम डर जाते हैं। हम उन्हें देख नहीं पाते। वो कुछ भयानक से चेहरे होते हैं जो खिड़की के अंदर से ही नज़र आते हैं। तुम्हें भी वो देखना है तो खिड़की के बाहर तुम झांक सकते हो। उसकी बात सुनकर मेरी हंसी सी निकल गई थी और वो बूढ़ा आदमी भी मुझ पर शक करने लगा था। फिर भी उसकी इज्जत तो करनी ही थी। मैं एक खिड़की के पास गया, पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगा। बारिश की गिरती हुई बूंदें अंदर से साफ दिख रही थीं। कांच की वो खिड़की बाहर का हर दृश्य दिखा रही थी, लेकिन कोई चेहरा तो दिख नहीं रहा था। काफ़ी देर तक मैं खिड़की के बाहर झांकता रहा था, मुझे कोई नज़र नहीं आया था। उसके बाद मैंने फिर से वो पर्दा लगा लिया और उस बूढ़े आदमी के पास जाकर कहा अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया है, बाद में आ सकता है, मुझे थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए मैं और ज़्यादा देखना नहीं चाहता। तो वो बूढ़े आदमी ने मुझे इशारा कर दिया, सामने पलंग पड़ा है, वहाँ पर तुम सो सकते हो। वैसे भी बारिश में बाहर तो निकलना अच्छा नहीं होगा। खाने के लिए कुछ चाहिए तो बता दो, यहाँ अंदर पड़ा है। कल तुम्हारे लिए अलग किसी घर का इंतज़ाम करते हैं, वहाँ पीछे काफ़ी घर पड़े हैं, वहाँ पर तुम रह सकते हो। अगर तुम्हें पसंद है तो रॉजर का घर दे सकते हैं, वो अब भी कमरा इसी तरह से रखा गया है, उसका सामान भी यहाँ पर पड़ा है, शायद वो कभी आकर यहाँ से सामान ले जाना वापस चाहेगा। उस रात मैं खाना खाकर सो गया था और अगले दिन सुबह बाकी लोगों से भी पूछताछ करनी थी। आखिर रॉजर यहाँ पर क्या क्या करा करते थे और उस घर में जाने की जल्दी मुझे सबसे ज़्यादा थी। उनसे बातें करते करते बार बार मेरे मुंह से निकल जाता तो वो कौन सी कमरे में रहते थे, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन हर कोई ये कहता चलते हैं ना, सामान रखते हैं, वहाँ थोड़ी सफाई करानी होगी, वो सफाई करके चलते हैं। पहले यहाँ तुम्हें गांव दिखाते हैं, हमने नई नई लाइट्स लगाई हैं, सोलर पैनल लगा रखे हैं। मेरा मन नहीं था वो चीज़ें देखने का। मैं गांव देखने नहीं आया था, रहस्य सुलझाने आया था और उन्हें ये बता भी नहीं पा रहा था कि रॉजर्स गायब हो चुके हैं। यहाँ कोई कोई तो इसके बारे में जानता था, लेकिन हर कोई उससे इतना प्यार करते थे कि मैं उन्हें वो सब बता नहीं सकता था। काफ़ी बातों के बाद मुझे उस घर का रास्ता दिखा दिया गया। वो लकड़ी का घर था, लेकिन काफ़ी सुंदर बनाया गया था। बाहर एक गार्डन बनाया गया था, कुर्सियाँ लगाई गई थी और पत्थर का एक फर्श था, वहाँ बहुत सुंदर लग रहा था। घर के अंदर जाते ही मुझे ढेर सारी किताबें मिली, कुछ बैग मिले और हमारे काम का बहुत सारा सामान वहीं पर पड़ा था।
ये साबित करने के लिए काफी था कि वो सामान छोड़कर जंगल में गए और कभी बाहर नहीं आए। आखिर एक ज़ूलॉजिस्ट ऐसा महंगा सामान इस तरह गांव में छोड़कर नहीं आ सकता। ये काफी महंगा था और इसे खरीदने में बहुत परेशानी भी होती है, ढूंढना पड़ता है दुनिया के अलग अलग कोने से। इसके बाद वहां पर बहुत सारे सैंपल भी पड़े थे, तो रॉजर इस तरह इन सामान को यहाँ छोड़ नहीं सकते थे। मैं उसके बाद किताबों को खंगालने लगा। कुछ तो उनकी पर्सनल डायरीज थीं, कुछ बड़ी बड़ी किताबें थीं, कुछ पुरानी सी किताबें थीं जो शायद यहाँ पर नॉर्थ डकोटा की ही थीं। वहाँ ढेर सारी किताबें थीं और मैं सबको पढ़ नहीं सकता था, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की उनकी उस डायरी से। रॉजर्स की डायरी के कई भाग थे और उसमें लिखे हुए शब्दों ने मेरे कई सवालों का जवाब दे दिया था। उन्होंने इतिहास में की कई गलतियों का जिक्र भी इसमें किया था। पहले उन्होंने किस किस जानवर को ढूंढा वो भी इसमें बताया हुआ था। उनके बहादुरी के किस्से और कब कब वो डर कर भाग निकले वो भी इन सब में बताया हुआ था। इस डायरी में जब मैंने अपना जिक्र पढ़ा तो मैं हैरान हो चुका था। उन्होंने पहले तो मेरे बारे में बहुत बुरा बताया हुआ था कि कितना डरपोक था मैं। वहाँ पेड़ के पास मैं वहीं पर लटका रहा था लेकिन मदद के लिए उतरा नहीं था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और उस रात वो मेरे बारे में सोचते रहे थे कि मेरे साथ कभी काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मेरा स्वभाव बदलता गया, मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि मैं भी बहुत बहादुर हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होने लगे थे, लेकिन जानबूझकर वो मुझ पर गुस्सा हुआ करते, क्योंकि वो मेरी आंखों में एक नई आग देख चुके थे। उनके सामने मैं खुद को साबित करना चाहता था और बढ़ चढ़कर इस तरह रिस्क लेता, बिना डरे आगे निकल जाता कि वो समझ रहे थे मैं भी एक महान ज़ूलॉजिस्ट बन सकता हूँ। बस उस आग को वो ठंडा नहीं करना चाहते थे और जानबूझकर मेरी आंखों से आंखें चुरा कर निकल जाते, जैसे मैं अब भी उस पेड़ पर लटका हुआ वो डरपोक इंसान हूँ। जानबूझकर करते थे वो, और इसे पढ़कर मन में खुशी दौड़ पड़ी थी। मैं उनकी आंखों में इज्जत बना पाया था, बस वो बता ही नहीं रहे थे। और आज उस डायरी को पढ़ते हुए मैं महसूस कर रहा था कि मैंने ज़िंदगी में चलो कुछ तो कर ही लिया है, इज्जत तो कमा ही ली है रॉजर्स की नज़रों में। आज पूरा दिन उस डायरी को मैं पढ़ता रहा था, उनकी ज़िंदगी के किस्सों को पढ़ता रहा था। और जब डायरी का वो भाग आया, वो इस गांव में किस लिए आए थे, वो कौन सा जानवर है, उसके बारे में उन्होंने क्या क्या रिसर्च की थी, ये वही पन्ने थे और मैं ये पढ़ना सबसे ज़्यादा चाहता था। वहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ एक जानवर है जिसका चेहरा कुछ कुछ इंसानी चेहरे जैसा लगता है। इंसानी हाव भाव उसके चेहरे पर होते हैं, लेकिन कहते हैं उसे देखना आसान नहीं है। यहाँ पर जो भी उस पर लाइट मारता है, भले ही वो आग की हो या टॉर्च की हो, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं चाहता और उसके बाद वो आपका पीछा करता है। वो आपकी जान लेने की कोशिश करता है। भले ही आप इस गांव को छोड़ दें, कहीं भी दूर निकल जाएं, वो आपका पीछा करता ही रहता है और आपको मौत के घाट उतार देता है। जिसका भी वो पीछा करता है, उसके बाद वो कहीं दूर उसे ले जाता है और उसकी लाश नहीं मिलती। वो कहाँ निकल जाता है कुछ पता ही नहीं। वो जानवरों से खा जाता है, क्या करता है, शरीर का कोई हिस्सा तक नहीं मिलता। यही सबसे डरावनी बात थी। और वहाँ पर रॉजर्स ने बताया था वो उसी को ढूंढने के लिए जंगल में जाया करते थे। पहले तो उन्हें लगता था ये कोई झूठा जानवर है, लेकिन उन्होंने कुछ परछाइयाँ देखी थी। वो परछाइयाँ उसी जंगल में दिखाई देती थीं और वो इंसानी चेहरे वाला जानवर वहाँ पर उन्हें दिखा करता था। इसके बाद उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि बारिश के मौसम में यहाँ पर लोग किस तरह से डरते हैं। यहाँ पर लोगों का मानना है कि खिड़कियों पर बारिश के मौसम में कोई चेहरे नज़र आते हैं, ये भूतिया चेहरे हैं। यहाँ पर उन्होंने बारिश में घर के अंदर देखा था तो उन्हें भी चेहरे नज़र आए थे, लेकिन ये चेहरे कहाँ से निकल कर आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इसके बारे में वो पता नहीं लगा पाए थे। ये डायरी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और आज इतना पढ़ना ही काफ़ी था, कल पढ़ूंगा, ये सोचकर मैं उसी घर के अंदर चला गया था। वहाँ अंधेरा होने लगा था और मौसम फिर से बारिश का था। यहाँ हर रात बारिश होती है क्या? मैंने एक बूढ़े से सवाल किया और वो हंसकर कहने लगा, यहाँ मौसम ऐसा ही रहता है, बारिश कभी कभी होती है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा सा मौसम हो जाता है।
मुझे तो लगता है ठंड के कारण लोग अंदर जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो डरावना सा चेहरा मैंने भी देखा है। कभी कभी लगता है कि वो भ्रम है, आंखों को मलो तो चेहरा दिखना बंद हो जाता है। मैंने सोचा कि अगर रॉजर्स को भी वो चेहरा दिखा होगा, हो सकता है यहाँ कोई रहस्य है, वो भी उसे जान नहीं पाए। वो बारिश थोड़ी थोड़ी पड़नी शुरू हो गई थी और भागते हुए लोग दिख रहे थे। खेतों का काम छोड़कर वो इसी तरह घरों के अंदर दुबक जाते और मैं भी अपने घर के अंदर चला गया था। मैं भले ही भूतों से नहीं डरता, लेकिन इसका रहस्य ना रॉजर्स सुलझा पाए थे और मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका ज्ञान मुझे मिलता जाएगा, मैं कोई सख्त कदम उठाऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे चुप करके घर के अंदर छिप जाना चाहिए। मैं उस घर के अंदर था और उसके बाद वो डायरी को पढ़ने का मन नहीं था। सारा दिन उस डायरी को पढ़ते पढ़ते मेरा सर दर्द होने लगा था। मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं, रिसर्च करना पसंद करता हूँ। एक डायरी में बहुत ज़्यादा जानकारी थी जिसे पढ़ पढ़ कर सर फटने को आ चुका था। मैंने पानी का गिलास लिया, एक दवाई ली और खाकर अपने बेड पर लेट गया था। मेरी आंखें छत की तरफ थी। बाहर पड़ रही बारिश की बूंदें बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थीं। ये लकड़ी के घर उन आवाज़ों को रोक नहीं पा रहे थे और इस तरह लग रहा था जैसे बाहर कंकड़ पत्थर गिर रहे हों और इस छत पर वो गिरने के कारण भारी आवाज़ कर रहे हों। तभी मन में ख्याल आया, क्यों ना झांक कर देखूं, बाहर भी देखने की कोशिश करूं। मैंने एक कुर्सी उस खिड़की के पास ही लगा ली, पर्दे हटाए और बाहर की तरफ झांकने लगा। मैंने घर के अंदर की लाइट बंद कर ली थी। गांव में कई बल्ब लगे हुए थे, जिस कारण बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी ज़रूर थी और बीच बीच में वो कड़कती हुई बिजली कुछ ना कुछ दिखा देती। कुछ देर खिड़की के बाहर झांकते हुए अचानक ही मेरी खिड़की पर एक चेहरा नजर आया। उस चेहरे को देखकर अचानक ही मैं डर गया। वो इंसानी चेहरा था जिसका धड़ नजर नहीं आ रहा था और एक पल के लिए मुझे महसूस हुआ जैसे वो खिड़की ना हो बल्कि एलसीडी स्क्रीन हो। थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखा था और पार मुझे ज़मीन भी दिख रही थी। वो चेहरा जैसे दिखा और अचानक गायब सा हो गया। मैंने फिर से कुर्सी लगाई और उसे देखने की कोशिश की, वो नज़र नहीं आया। कुछ समय बाद फिर से वैसा ही चेहरा जैसे झपक कर बाहर निकलने को आ गया और फिर से मैं पीछे गिर गया। मैं दूसरी बार डर गया था और मैं बाहर झांकता रहा। कोई चीज़ नहीं थी, वो रिफ्लेक्शन था जो उस कांच पर पड़ रहा था, लेकिन ये मेरा रिफ्लेक्शन नहीं था। ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन इंसानी चेहरे की आंखें इतनी बड़ी नहीं होती। वो नाक बड़ी सी थी और पिघलता हुआ चेहरा था, जैसे पानी की तरह नीचे को पिघल रहा हो और बड़े आकार का बन रहा हो। मैं फिर से कुर्सी वहां पर रखकर बाहर की तरफ झांकने लगा और अब मैं तैयार था उस चेहरे को देखने के लिए। तीसरी बार फिर से वो चेहरा मुझे नजर आया और फिर से गायब सा हो गया। ध्यान से देखा था इस बार मैंने उस चेहरे को। वो जैसे पूरा सर और मुंह का हिस्सा था जिसका धड़ नहीं था, नीचे से कुछ दिखा नहीं था और एकदम स्क्रीन की तरह बाहर को निकलता और पीछे गायब सा हो जाता। भागकर मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर बारिश में पहुंच गया था। मैं देखना चाहता था आखिर कौन है यहाँ पर अगर कोई नज़र नहीं आ रहा है लेकिन मौजूद है, तो ये बारिश की जो बूंदें हैं वो उस पर गिर रही होंगी और एक आकार बना रही होंगी। इसीलिए मैं इधर उधर झांके जा रहा था और कोई भी मुझे दिख नहीं रहा था। बहुत दूर दूर तक देखा था मैंने, कोई मौजूद नहीं था और मैं फिर से अपने घर के अंदर आ गया। उसके बाद वैसा ही चेहरा उस कांच से बाहर निकलता हुआ एक बार फिर से दिखा मुझे और वो फिर से गायब हो गया। एक पल के लिए मैं बाहर देखना चाहता था, लेकिन जान गया था ये एक रहस्य है जिसको मैं सुलझा नहीं पाऊंगा और आज मुझे सो ही जाना चाहिए। अगले दिन मैंने कई लोगों से पूछा आखिर वो जो चेहरा नजर आता है वो कब से नजर आना शुरू हुआ है। तो उनका कहना है कि ये कब से नजर आ रहा है, पिछले 50 सालों से जो भी यहाँ पर रहते हैं हर कोई बताता है बारिश के मौसम में वैसे चेहरे नजर आते हैं। वो जानवर कभी बारिश में नजर नहीं आता, हमेशा ही वो अंधेरे में नजर आता है, जबकि ये चेहरे बारिश में नजर आते हैं। कोई सांप है इस गांव में जो ऐसी ऐसी बुरी चीजें करता है। ये चेहरे जो नजर आते हैं जानलेवा नहीं हैं, लेकिन कभी कभी चोट पहुंचाते हैं। वो जानवर तो इंसान को गायब ही कर देता है, कहते हैं खा जाता है। उससे दूर रहना। इस चेहरों का राज सुलझाना चाहती हो तो फिर भी तुम कोशिश कर सकते हो। जानवर का राज सुलझाने की कोशिश मत करना, गायब ही हो जाओगे।
अब मुझे लगा कि मुझे जंगल में जाकर देखना चाहिए। मैं जानना चाहता था आखिर वो जानवर कैसा दिखता है। वहाँ एक बूढ़े ने बताया कि कल ही उसे वो जानवर एक जगह पर दिखा था। वो जंगल में गया हुआ था कुछ लकड़ियाँ लेने के लिए। वो जानवर उसे एक पहाड़ी के पास दिखा था और मैंने आज वो डायरी को भी अपने पास ही रखा हुआ था। उसे पढ़ा तो मुझे पता चला उस जानवर को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जहाँ पर दिखता है उसके आसपास उसे ढूंढा जा सकता है। कई दिनों तक इंतज़ार करने के बाद उसकी एक झलक मिली थी और उसके बाद आसपास वो हर रोज़ दिखाई देना शुरू हो गया था। अगर रॉजर्स को वो इतना ढूंढने के बाद मिला था तो मेरी किस्मत तेज़ है। मुझे उस पहाड़ी के पास जाना चाहिए, उसी जगह पर। वहाँ वो मुझे दिखेगा ही। और आज मैं सारा सामान लेकर वहाँ पर पहुँच गया था। मैं उसे ढूंढने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। मैंने फट्टे सही तरह से लगा लिए थे और आधा दिन लग गया मुझे वो छोटा सा झोंपड़ा बनाने में जो पेड़ के ऊपर लटका हुआ था। वहाँ अंदर मैंने खाने पीने का सामान भी रख लिया था, अपना हर हथियार रख लिया था। मुझे अब उसका सामना करना था और आसपास मैंने बहुत सारी लाइटिंग लगा ली थी। मैं इससे नहीं डरता, मैं ऐसे वहम को तोड़ना चाहता हूँ। वो जानवर सच में सुनहरी और चमकीला है तो इन लाइटों में वो नजर आ ही जाएगा और मैं यहाँ पर उसे ढूंढ कर कैद कर ही लूँगा। मैंने उन कंटीली तारों को इस तरह से लगाया हुआ था कि स्प्रिंग के जरिए एक बटन दबाते ही वो ऊपर की तरफ आ जाती और यहाँ पर एक जंगला सा बन जाता जिससे बाहर कोई जानवर निकल ना पाता। यहाँ वो आएगा तो फंस कर रह जाएगा। मेरा तरीका यही है, मैं किसी से डरने नहीं वाला और रॉजर्स की नज़रों में मैंने इज्जत बना ली है तो मैं एक बड़ा इंसान बनकर ही रहूँगा, उस सच्चाई को जानकर ही रहूँगा। अगर इस जानवर ने रॉजर्स को मारा है तो जिंदा ये भी रहना नहीं चाहिए। अंधेरा होने लग पड़ा था। मैं यहाँ पर इंतज़ार किए जा रहा था और जैसे ही अंधेरा हुआ आसपास से जानवरों की आवाज़ें आने लगी। कुछ जानवर दूर जैसे भागे जा रहे थे या एक दूसरे का शिकार कर रहे थे, लेकिन काफ़ी आवाज़ें आसपास से आती रहीं। जैसे ही अंधेरा हो जाता है जानवरों के चीखने की आवाज़ें, वो छोटे छोटे कीड़ों की आवाज़ें आपको डरा कर रख देती हैं और मैं यही काम करता हूँ। मैं इसी तरह जंगलों में कई कई दिनों के लिए बंदी बन जाता हूँ, इसलिए मुझे आदत है। कोई आम इंसान अगर मेरी जगह हो तो उसके तो जैसे प्राण डर के मारे ही निकल जाएं। जब आप एक जूलॉजिस्ट बनते हैं तो आपको जानवरों के चलने के तरीकों को भी सीखना पड़ता है। किस तरह की आवाज़ किस जानवर की होती है ये भी पहचानना पड़ता है। किसकी चाल कैसी होती है ये भी आपकी आंखों में छप जाता है। और यहाँ जंगल में सूखे हुए पत्ते होते हैं जिन पर रखा हुआ एक पैर छोटी सी आवाज़ करता है और इसी के सहारे इस आवाज़ को हम पहचान जाते हैं ये जानवर कितना बड़ा होगा। यहाँ इसी तरह आसपास से आवाज़ें आ रही थी और मैं अंदाज़ा लगाए जा रहा था ये छोटा सा कोई जानवर होगा या बड़ा सा कोई जानवर होगा। अचानक मेरे सामने एक झलक सी पड़ी। वो चमक थी जो आधे चांद की रोशनी में भी किसी जानवर के शरीर की चमड़ी से निकलकर मेरी आंखों तक पहुंच रही थी। कैसा जानवर हो सकता है जो इतना ज़्यादा चमकता है? अक्सर जानवरों की आंखें कभी लाल, नीली या अजीब रंग की होती हैं। वो चमक हमें दूर से दिख जाती है। कभी भी ऐसी चमक पूरे जानवर के शरीर से नहीं निकलती। ये कैसा जानवर था जिसकी टांगें काफ़ी लंबी थी और पीठ ऊपर की तरफ थी। इसके आगे के दो पैर ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन बड़ा सा मुंह था जैसे लटका हुआ। ये मुंह इंसानी खोपड़ी जैसा लग रहा था, लेकिन ये जानवर ही था जो गंदा सा था। यहाँ उसकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी, लेकिन मैं उसे पूरी तरह से साफ नहीं देख पा रहा था। वो जैसे जैसे चलता हुआ मेरे और करीब आ रहा था, मैं समझ पा रहा था कि वो इसी तरफ देख रहा है। शायद उसे पता लग गया था कि मैंने इस तरह से पेड़ के ऊपर घर बनाया हुआ है। वो आसपास घूमता हुआ जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। तभी वो काफ़ी अंदर तक आ गया और उस कंटीली तारों के घेरे के अंदर पहुंचते ही मैं जान गया था एक बटन की दूरी है और वो यहाँ पर घिर जाएगा।
कोई जानवर इन कंटीली तारों के ऊपर से नहीं निकल सकता। यहाँ इन कंटीली तारों को बांधा ऐसा गया है कि कोई इंसान ही उससे बाहर निकल सकता है। वहाँ मैंने क्लचेस लगाए हुए थे, उसे खोलकर ही उन कंटीली तारों से बाहर आया जा सकता है और ऊपर से गिरने वाला जाल पूरी तरह से उस जानवर को फंसा ही देता। लेकिन फिर भी मन में घबराहट थी। अभी अंधेरा था और वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर उसे डराया ना जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन डरने के बाद वो पीछा करता है और बदला लेकर जाता है। मेरे पास डिसाइड करने के लिए कुछ ही पल थे। क्या करूं? क्या अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दूं और ले लूं बदला, या इसी तरह यहाँ खड़ा उसे देखता रहूं और उतर कर करीब से भी महसूस करूं वो है क्या चीज। वो यहीं नीचे था और इसके बाद एक तरफ जाने लगा। मेरे पास कुछ ही पल थे डिसाइड करने के लिए। अगर वो इन कंटीली तारों के घेरे के बाहर निकल जाता तो मौका खत्म हो जाता, और मैंने जल्दबाजी में वो बटन दबा ही दिया। स्प्रिंग निकले कंटीली तारों को ऊपर तक ले गए। वो इस कंटीली तारों में घिर चुका था और ऊपर से गिरा हुआ जाल उसे फंसा चुका था। वो थोड़ा सा घबराया और चारों तरफ मैंने लाइट जला दी। साफ दिख रहा था वो जानवर, सच में सुनहरी रंग का, चमकती हुई चमड़ी जैसे धातु का बना हुआ हो। उसका चेहरा इंसानी चेहरे जैसा ही था, लेकिन बेहद डरावना सा। उसकी चमड़ी जैसे पिघल रही थी और उसकी लंबी लंबी टांगें डरावनी थी। बड़े बड़े नाखून, वो छलांग लगा पा रहा था और बहुत ऊपर तक। मैं खुश था कि उस कंटीली तारों के घेरे के मैं बाहर था, लेकिन वो जानवर खतरनाक है। मैंने उसे बुरी तरह से फंसा लिया है और मैं अपना हथियार निकाल रहा था। मैं उसकी टांगों पर गोली मारना चाहता था, उसे जख्मी करना चाहता था और उसके बाद ही मैं उसे पकड़ता। उन कंटीली तारों के बाहर आ गया था पेड़ से कूदकर मैं। वो जानवर मेरे सामने था और थोड़ा थोड़ा घूमकर कंटीली तारों को पास से महसूस कर रहा था। वो उनसे बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने उस पर 3 गोलियां चलाई। मैं उसकी टांग को छलनी करना चाहता था, लेकिन उसकी टांग पर जैसे गोली लग नहीं रही थी। शायद वो हिल जाता होगा। मुझे उसके धड़ पर ही एक गोली चलानी होगी, और मैंने उसकी छाती पर एक गोली चलाई। वो गोली उसके आर पार चली गई और उसे छू भी ना पाई। जैसे किसी धुएं के आर पार कुछ निकल जाता है, वैसा हुआ था वहां पर। उसकी चमड़ी पर छेद नहीं हुआ था। मैंने उसके बाद कई गोलियां और चलाईं जो उसके आर पार से निकल जाती। मैं डरा और सहमा हथियार को नीचे रख चुका था। उसे मारा नहीं जा सकता। ऐसा जानवर जिस पर गोली चलाई हो और पार निकल जाए, उसे मारोगे कैसे? किसी हाथ में पकड़ी छड़ से? मैं उसके बाद कुछ कदम पीछे हट गया और उसकी नजरें मुझ पर थी, लेकिन मैं घबराया हुआ कभी इधर देखता कभी उधर देखता। मैं वहां से भागना चाहता था और मैं कदम पीछे बढ़ाता हुआ वहां से दूर निकलता गया। मैंने दूर से देखा उन क्लचेस को। उन पंजों से वो बड़े आराम से खोल रहा था, जैसे कोई इंसानी दिमाग करता है। वो बेहद चालाक था। उसने एक कांटे को भी छुआ तक नहीं और उन तारों को एक तरफ पीछे लगा दिया। वो स्प्रिंग को खोलना जानता था। उसके बाद भागकर वो उस घर के ऊपर गया। वहां पर वो खंगालने लगा। शायद वो पहचान गया होगा। रोजर्स भी इसी तरह घर बनाकर जानवरों को पकड़ा करते थे, और इस तरह का शायद मैं उसका दूसरा शिकार बनने वाला था। कंटीली तारों के बाहर आ गया था वो। अब मुझे भागना चाहिए। हाथ में कुछ नहीं था मेरे और मैं भागने लगा गांव की तरफ। वो पहले तो उस घर में था, लेकिन उसके बाद उससे बाहर निकलकर वो मेरा पीछा करने लगा था। मैं डरा हुआ उसी गांव के अंदर चीखता हुआ घुस रहा था। कोई भी घर से बाहर नहीं आना चाहता था। जैसे खिड़कियों से वो झांक रहे थे और मुझे इशारा कर रहे थे घर के अंदर छिपने के लिए। वो जानते थे मैं एक गलती कर आया हूँ उस जंगल में, जो मुझे भुगतनी पड़ेगी। मैं तेजी से भागता हुआ उसी घर के अंदर छिप गया था, लेकिन उस जानवर के पंजे इतने बड़े थे कि वो दरवाजे के आर पार नाखूनों को कर चुका था। वो उन्हें ऐसे फाड़ रहा था जैसे कागज को फाड़ा जाता है। छत की उन बड़े बड़े मोटे फट्टों को वो कुछ ही क्षणों में फाड़ चुका था और अंदर वो आसानी से घुस सकता था। कांच की खिड़की को तोड़कर मैं पीछे से निकला। वो अब भी छत पर था और उसने एक छलांग इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ लगाई।
मैं चीखता हुआ उससे दूर भागना चाहता था, जैसे मौत मेरी आंखों के सामने थी। मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरे हाथ में बस वो किताब थी और उसके बाद मैं एक और पत्थर के घर के अंदर छिप गया। शायद वो पत्थरों को तोड़ ना पाए और बाहर ही रहे, लेकिन वो लोहे की तारें थोड़ी पतली थी जो दरवाजे पर लगी हुई थी। कोई जोर लगाएगा तो उसे आसानी से तोड़ पाएगा। उसके आगे मैंने वो बेड लगा दिया था ताकि वजन के कारण कोई अंदर घुस ना पाए। मुझे मेहनत लगी थी उस दरवाजे को अच्छी तरह से बंद करने में, लेकिन वो नाखून उसे फाड़ कर भी बाहर निकल रहे थे। बचने का कोई रास्ता मुझे दिख नहीं रहा था। तभी मेरे हाथ में वो किताब आई। इसके आखिरी पन्ने पढ़ता हूँ। रॉजर्स के साथ क्या क्या हुआ था, क्या वो कोई रास्ता जानते थे? वो जानवर बाहर था, मुझे मारने को तैयार था और समय कम था। उन पन्नों को पढ़ना कितना मुश्किल हो रहा था। जब आपको मौत दिखती है तो आप कुछ कर नहीं पाते। वहां आग की रोशनी में मैं उन पन्नों को पढ़ रहा था और आखिरी पन्ने में लिखा हुआ था, वो जानवर को घबराना नहीं है, उसे डराना नहीं है और रोशनी नहीं डालनी है। वो समझ जाता है और पीछा करता है, वो छोड़ता नहीं है। और यहाँ पर मैंने रिसर्च की है। कुछ लोग जिनके साथ ये हादसा हुआ था, माना जाता था कि उसकी आंखों में देखना है बिना डरे, छाती चौड़ी करके सामने खड़े हो जाना है। शायद इससे उस जानवर को लगता होगा कि सामने वाला भी तगड़ा है। यही बचने का इकलौता रास्ता है। इसके बिना वो मौत के घाट ही उतार देता है। वो शरीर के हिस्से कर देता है, सर धड़ से अलग कर देता है। बचने का एक ही रास्ता है, आंखों में आंखें डालकर सामने खड़े हो जाना, कहीं और ना देखना। आखिरी पन्ने पर यह बताया गया था और यही करने के लिए रॉजर्स उस जंगल में गए थे। शायद वो ये कर ना पाए होंगे। उस जानवर ने उस लोहे की तारों को तोड़ दिया था, बेड को अपने नाखूनों से फाड़ दिया था और वो उस पत्थर के घर के अंदर था। यहां से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो दरवाजा जिसके सामने वो खड़ा हो गया था। वो जानवर बहुत विशाल था, 10 फुट का जानवर होगा वो, और वो इंसानों की तरह सोच सकता था। शायद वो सैकड़ों साल पुराना जीव हो जो अपना दिमाग भी विकसित कर चुका है। वो अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं आखिरी कोशिश करूंगा। मेरी टांगें कांप रही थी, मैं अंदर से डरा हुआ था। डर ने मेरे अंदर घर कर लिया था, फिर भी हिम्मत करनी थी जिंदा रहने की। आपके पास बचने का एक मौका हो तो शरीर साथ दे ही देता है। किसी तरह मन को संभाला, सामने छाती चौड़ी करके खड़ा हो गया। मैंने चश्मे पहने हुए थे, मैंने उन्हें उतारा और आंखों में आंखें गाड़ ली उस जानवर की। मैं मरूंगा तो हिम्मत से मरूंगा, मुझे मौत के घाट उतार दे। ये शब्द थे मेरे और वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आ गया। वो आंखों में आंखें डालकर ये बताना चाहता था कितना ताकतवर है वो बड़ा सा शरीर मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन वो बहुत करीब आकर आंखों में घूरता गया, मैं भी उसकी आंखों में घूरता गया। सफ़ेद सी रोशनी आसपास से निकलना शुरू हो गई थी, लेकिन मैं आंखों से आंखें हटा नहीं सकता था। मैं मरना नहीं चाहता था। हर चीज़ आसपास की घूमती हुई दिखी मुझे। शायद डर के कारण मैं फिर भी आंखों में घूरता रहा। अचानक से वो तेज सी रोशनी जैसे उसकी आंखों से निकली और मेरी आंखें चुंधिया सी गईं। मैं क्या करता, मेरी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं। मैंने फिर से एक झटके में आंखें खोली और आंखें फाड़कर मैं घूरने लगा, लेकिन अब मेरे सामने वो जानवर नहीं था। रॉजर्स मेरे सामने खड़े थे। मैं उनकी आंखों में देखने लगा, वो मेरे सामने क्यों खड़े हैं, लेकिन उन्होंने जैसे नजरें झुका ली और मेरे पैरों की तरफ देखने लगे। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए थे और मुझे कहने लगे, मुझे माफ करना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अगर उस शाप में हम फंस जाएं तो हमें ऐसा करना पड़ता है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस तरह से फंसाना नहीं चाहता था। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कह क्या रहे हैं? वो जानवर कहाँ है? वो हमें मार देगा, हमें यहां से भागना चाहिए। तब उन्होंने कहा, वो तुम्हें नहीं मारेगा, क्योंकि तुम खुद को कैसे मार पाओगे? वो शब्द कहे थे उन्होंने। मैं अपने हाथों की तरफ देखने लगा। मेरे हाथों का आकार बदल चुका था।
मैं थोड़ा सुनहरी रंग का था। पास में पड़ा वो कांच का आईना जिसमें मैंने झांका और मुझे अपना शरीर वैसे जानवर का शरीर नजर आया। मैं अपने चेहरे की तरफ हाथ लगाकर ये देख रहा था, कितना भयानक बन गया हूं मैं, क्या हुआ मेरे साथ? तो रॉजर्स ने कहा, यही तो शाप है इस गांव का। जो भी उस जानवर की आंखों में घूरता है वैसा ही बन जाता है और दूसरे को आज़ादी मिल जाती है। मैंने भी उस जानवर की आंखों में घूरा था और मैं जानवर बन गया 6 महीने पहले। वो आदमी आज़ाद हो गया और मैं ढूंढने लगा उसे जो मुझे आज़ाद करे। लेकिन गुस्सा बहुत आता है इस शरीर में। गुस्से पर कंट्रोल रखना। तुम किसी के हत्यारे नहीं हो, इसलिए गुस्से को दबाए रखना। जब गुस्सा आए वहाँ से भाग जाना, लेकिन माफ़ करना। जब तुम चौंक जाओगे तो तुम्हारे हाथ में नहीं होगा डिसाइड करना। तुम खुद ब खुद मार दोगे सामने वाले को। बस जो तुम्हारे सामने हिम्मत दिखाएगा, आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाएगा, वही तुम्हारी आज़ादी का कारक बनेगा। लेकिन खुद के श्राप को वो छुड़ा नहीं पाएगा। यही पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ होता जा रहा है। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी आंखों में घूर नहीं सकता। मेरी नज़रें झुकी हैं। मुझे अब आज़ादी मिली है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। रॉजर्स दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग चुके थे। वो यहाँ से दूर निकलना चाहते थे, लेकिन मैं वो भयानक जानवर बन गया था जिसे आज़ादी की मांग थी। मैं भागता हुआ जंगल की तरफ गया था। मुझे भूख सी लगी हुई थी और तड़प थी इस शरीर में। मैं उसी जंगल की तरफ भाग निकला। मैं यहाँ से आज़ादी चाहता था, लेकिन ये शरीर भी खुद डिसाइड करता है कुछ चीज़ें। भूख के बाद दिमाग काम नहीं करता। जब स्थिर होते हैं तभी मुझे सही से सोच आती है, वरना मैं भटक सा जाता हूँ। वहाँ कुछ ही क्षणों में बारिश शुरू हो गई थी और इस बारिश में मुझे महसूस हुआ मेरा शरीर अधूरा सा बन गया था। मेरा धड़ गायब सा हो गया था, बस एक चेहरा था और यहाँ पेड़ भी जैसे गायब से हो जाते। बारिश में मैं गायब हो जाता हूँ। यहाँ शाप ऐसे ही काम करता है। अब मैं बिल्कुल इंसानों की तरह सोच रहा था। उस गांव में जाकर किसी को बताना चाहता था। मैंने कोशिश की, लेकिन हर घर थोड़े समय बाद गायब सा हो जाता, जैसे अंधेरी सी दुनिया में पहुंच जाता। लेकिन एक कांच के पार मुझे लोग बैठे हुए नजर आते। कुछ क्षण के लिए मैं वहाँ हाथ और चेहरे को फंसा पाता, उनसे बात करने की कोशिश तो करता, लेकिन हर कोई डर सा जाता। मैंने कोशिश की और अंत में जान गया, वो प्रेत जो खिड़की पर नजर आते हैं बारिश के समय, वो भी इस शाप का ही हिस्सा हैं। इस बारिश में मैं काली अंधेरी सी दुनिया में घूमता रहा। ना कोई पेड़, ना जमीन, जैसे बस बारिश की बूंदें और भटकता हुआ शरीर जो अधूरा था। बारिश सुबह हटी और सुबह होते ही मैं एक पेड़ में समा सा गया। हर अंधेरे में मैं बाहर निकलता। मैं शिकार करना नहीं चाहता, लेकिन शरीर की कुछ मांग होती है। मैं आज भी इंतजार कर रहा हूं, कोई मेरे सामने आएगा, आंखों में आंखें गाड़ेगा और मुझे आज़ाद करेगा। लेकिन इस गांव में कम ही लोग आते हैं और मैं अब भी इंतज़ार किए जा रहा हूँ।